नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक शो खर्चा पानी। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. कल केंद्रीय आम बजट पेश हुआ और आज इसकी डिटेल्स पर माथापच्ची शुरू हो गई है। हालांकि आम आदमी को इनकम टैक्स में कुछ खास रियायत नहीं मिली है, लेकिन ये सवाल जहन में तैर रहा है कि कहीं कोई चपत तो नहीं लगी, और यह भी कि हमारे टैक्स रिटर्न फाइल करने के तौर तरीकों में क्या कुछ नया होने वाला है। इन्हीं सबको विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट सीए विनोद रावल। रावल जी, खर्चा पानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किसी रूप में भी एक आम टैक्स पेयर पर कहीं से कोई अतिरिक्त बोझ या फाइलिंग में किसी तरह का कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़े? जैसा कि कहा जा रहा है कि एक अपडेटेड फाइलिंग जो होगी, जैसा कि 2 साल की आपको छूट मिली है, तो उसमें मेमोरेंडम में काफी कुछ उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, तो जरा इसको डिटेल्स में और बड़े विस्तार से हमारे व्यूअर्स को बता सकें आप। देखिए, जो अपडेटेड रिटर्न है उन्होंने एक नया नाम कॉइन किया है कल, क्योंकि ये सरकार जानी जाती है नए नए नामों को कॉइन करने के लिए। तो उन्होंने एक नया नाम कॉइन किया। अभी तक हम एक ओरिजिनल रिटर्न सुनते थे, एक रिवाइज सुनते थे, अब एक अपडेटेड रिटर्न उन्होंने नया नाम दिया कल। ये अपडेटेड रिटर्न वो है कि अगर आपकी कोई आय छूट गई है, आपको ऐसा लगता है मेरी कोई आय छूट गई है, तो सरकार उसके लिए नोटिस देती थी आपको कि हमारे पास आपकी ये सूचना है कि आपने ये घर खरीदा है या आपने ये पैसा यहां इन्वेस्ट किया है, तो आप जिस पे टैक्स देना था और आपका रह गया, तो सरकार ने आपको एक मौका दिया है कि आप 2 साल के अंदर अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल कीजिए और हम आपके वॉलंटरी डिस्क्लोजर को मान लेंगे। तो उससे क्या कि हम लिटिगेशन में नहीं जाएंगे, आप भी नहीं जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे। नहीं तो हम आपको नोटिस देते थे रीओपन का या सर्च करनी पड़ती थी, उससे आपको 2 साल का एक समय दे दिया है। लेकिन वो जो मौका है वो बिना किसी कॉस्ट के नहीं है। मौका ये है कि आपने अपना रिटर्न, 2 सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन तो ये कि आपने ओरिजिनल रिटर्न भरी थी और एक ये कि आपने भरी ही नहीं आपने उस साल की। तो 2 अलग अलग सिचुएशंस हैं। दोनों सिचुएशंस में आप 2 साल के अंदर अंदर अपडेटेड रिटर्न दे सकते हैं। अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर दे दी वो रिटर्न विद इन 1 ईयर, तो टैक्स तो आपको उस पैसे पर देना ही था अगर आप नॉर्मली भरते तो, बिल्कुल ठीक है। अब आपको 25% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा अगर आप विद इन 1 ईयर अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो। इसी तरह से अगर आप उस रिटर्न को 12 महीने से ज्यादा जाकर के और 2 साल से पहले फाइल करते हैं, तो आपको 24 महीने का 2 साल का समय ऐसे मिला है, तो आपको 50% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो आपके नॉर्मल ब्याज लगने थे, रिटर्न फाइल किया आपने ओरिजिनल, तो आपको 234A हमारे यहाँ सेक्शन है, उसका ब्याज नहीं लगेगा। अगर रिटर्न भरी थी ओरिजिनल, नहीं भरी थी तो क्योंकि आपने ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं की, तो आपको आज तक का उसके ओरिजिनल रिटर्न के हिसाब से ब्याज भी लगेगा। और 234B और 234C 2 सेक्शन हमारे यहाँ ऐसे हो रहे हैं जो एडवांस टैक्स से रिलेटेड है। अब क्योंकि इस पैसे पर हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये टैक्स तभी ड्यू था और आपने दिया नहीं, आप आज 2 साल बाद या 1 साल बाद दे रहे हैं ड्यू डेट के बाद, तो आपसे उसका ब्याज लिया जाएगा। उसके अलावा 25% टैक्स लिया जाएगा विद इन 1 ईयर और 50% लिया जाएगा अगर वो विद इन 2 ईयर्स है। तो ये अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट एक नया आया है। इसके साथ एक्चुअली क्या है, डिपार्टमेंट ने एक नई सेवा शुरू की थी। अगर आपको ध्यान हो, इस साल की रिटर्नों में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको 26AS फॉर्म याद होगा जो हम डाउनलोड करते हैं, इसके अंदर सरकार हमारे ही पैसों का लेखा जोखा देती है कि आपका इतना टैक्स हमारे पास जमा है, इतनी इनकम है। अब उन्होंने उसको बदल करके नाम बदल दिया था और एक नया उसकी जगह फॉर्म लास्ट ईयर से आ गया था, उसका नाम है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। जी बिल्कुल, इसकी चर्चा है काफी। AIS। तो अब AIS के रास्ते से सरकार के पास आपकी पूरी सूचनाएं हैं। आपने जो कुछ किया पूरे 1 साल के अंदर, सरकार उसका लेखा जोखा अपने पास रख के बैठी है और आपसे शेयर करती है। अब होता क्या है कि वो AIS, जहां तक मुझे लगता है, ऐसा मेरा सोचना है कि सरकार इस AIS को पेंडिंग रखेगी और जब आप रिटर्न फाइल कर लेंगे तो तब आपको पकड़ा देगी कि साहब ये पकड़िए, अब आपकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। या आप AIS को बिना देखे आपने फाइल कर दिया तो सरकार आपको मौका देगी, बट एडिशनल टैक्स के साथ। तो वो आप कह सकते हैं कि अमनेस्टी की तरह है। और प्लस 30% नॉर्मल टैक्स है, 50% आपने और दे दिया तो 80% तो आपका टैक्स चला गया, बाकी ब्याज में चला गया। तो कुल मिलाकर के आपके पास कुछ बचने वाला नहीं है। जो एडिशनल हुआ था बस डिस्क्लोजर हो गया। जी, यानी कि जो रियायतें हैं उसमें भी सतर्कता छुपी हुई है और काफी कुछ आपको
एक सवाल है सर कि सर्च एंड सीजर को लेके कहा जा रहा है, अब जो डिटेल्स आ रही है उसमें कहा जाएगा कोई कोई चीज जब्त होगी आपके यहाँ से, अगर आप इनकम टैक्स रेट पड़ी, पता चला आपने इनकम टैक्स नहीं चुराया, तो उसके रूल्स में भी काफी कुछ बदलाव किए गए हैं, जरा इसे समझाएं हमारे व्यूअर्स को। देखिए, बिल्कुल सर्च एंड सीजर के अंदर भी बदलाव किए गए हैं, क्योंकि सर्च एंड सीजर की सिचुएशन ये है, अभी तक जो सर्च होती थी, तो जिसके यहाँ भी सर्च होगी नॉर्मली वो कंपनीज रन कर रहे होते हैं, क्योंकि बड़े ही आदमी होते हैं, वो एक छोटा आदमी नहीं है। हम कानपुर का एग्जांपल अपने सामने ले सकते हैं कि 177 करोड़ एक ऐसे आदमी के घर मिलते हैं जो स्कूटर पर घूमता है। तो कैसे ये हो जाता है, इतनी सतर्कता के बाद भी, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है आपका राजनीतिक। पर सवाल ये आता है कि जब वो पैसा उसके यहां से मिलता था तो वो पैसा मिला, अब उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है। अब जिस व्यक्ति के हाथ में वो जिसकी असेसमेंट की जा रही है या जिसका कर निर्धारण किया जा रहा है, उसके पास कुछ लॉसेस हो सकते हैं पुराने। तो अब उन्होंने ये कर दिया कि वो क्या करता था, वो अपने लॉसेस सेट ऑफ कर लेता था। वो कहता था साहब देखिए मेरी कंपनी 100 करोड़ के लॉस में है, आप 100 करोड़ की मेरी आय बना रहे हैं, दोनों को सेट ऑफ कर दीजिए, जीरो हो गया मैं तो वो सर्च हुई ना हुई एक बराबर हो जाती थी। तो अब उन्होंने उसको कर दिया कि जब भी किसी के यहां से कुछ ऐसा मिलेगा तो उसका कोई लॉस सेट ऑफ नहीं किया जाएगा, उसको बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। मतलब चोर को चोर की तरह माना जाएगा कि तुम्हारी चोरी हमने पकड़ी है, तुम्हारी जो शराफत वाले जितने काम हमने पहले किए हुए थे दोनों आपस में नहीं मिलेंगे। तो गंगा अलग बहेगी और यमुना अलग चलेगी, दोनों मिलेंगी नहीं, इनका संगम नहीं होगा। तो मेरा उसमें सर्च एंड सीजर के अंदर बेसिकली इन्होंने इस ढंग से इसको प्लान किया हुआ है कि आपको कहीं भी कोई सेट ऑफ नहीं मिले। और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, मैं एक आम आदमी के लिए उस पर नहीं जाना चाहता। आम आदमी के लिए कम से कम ये तो राहत है कि जो टैक्स कंप्लायंट जो आदमी है उसको सुकून मिलेगा कि भाई जो टैक्स चोरी करने वाला है उसके ऊपर इतनी सख्ती हुई है। और मेरे ख्याल से आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? मैं प्रमोद जी ये कहना चाह रहा था कि इस सरकार से एक चीज की बिल्कुल तारीफ की जानी चाहिए कि जो टैक्स कंप्लायंट है उसको, अगर ठीक है अभी कुछ समय के लिए ऐसा हो रहा हो कि अभी सिस्टम में बदलाव लाए जा रहे हैं, इस वजह से रिलीफ नहीं दिए जा रहे, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि ये सरकार बिल्कुल टैक्स कंप्लायंट हम करेंगे। और भी पे एक मुद्दा जो मुझे लग रहा है आपसे जिक्र करना चाहिए कि जो आज जो अखबारों में भी है और ये चीज कल के बजट में थी कि जो इनकम टैक्स के केसेस हैं, चाहे वो आम आदमी के हो चाहे किसी के भी, उसकी रीओपनिंग का समय बढ़ा दिया गया है। इसका क्या मतलब है? देखिए प्रमोद जी, ऐसा है रीओपनिंग का ये कि एक सेक्शन 148 है इनकम टैक्स में, जिसके अंदर इनकम टैक्स को ये पावर है कि वो आपके केसेस को ये पुराना मैं सेक्शन बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे वो अनलर्निंग अभी हमें करनी है, क्योंकि हम पिछले 30 साल से जिस किताब को पढ़ के आगे जा रहे थे वो जब उसमें बदलता है तो कुछ समय लग जाता है उससे वापस आने में, उसको हटाने में और नया फिट करने में। पुराना जो सेक्शन था 31 मार्च 2021 तक, वो सेक्शन ये कहता था कि विद इन 4 ईयर्स और विद इन 6 ईयर्स, 2 कंडीशन थी उसके अंदर रीओपन करने की। तो दोनों को हटा करके ये नया सेक्शन लाए थे। 148 को इन्होंने रिवाइज किया था पिछले बजट के अंदर, तो नया 148 आ गया था जिसके हिसाब से ये था कि अगर मेरा टैक्स इवेजन सरकार की नजर में 50 लाख रुपए से कम है, जो वो उन्होंने कैच होल्ड किया जिसकी वजह से मुझे नोटिस दिया, तो वो मुझे विद इन 3 ईयर्स, तो 6 साल का जो समय था उसको घटाकर 3 साल कर दिया गया था। तो मुझे एक रिलीफ मिला था कि चलिए जान छूटी, 3 साल में पकड़ा गया तो ठीक है, नहीं तो मैं बाहर हो गया। तो वो 3 साल का समय कर दिया गया था। और अगर मेरा इवेजन, टैक्स की कर वंचना जिसको आप कहते हैं, वो 50 लाख से ज्यादा है, मतलब 2 कैटेगरी बना दी थी, जबकि पहले वाले सेक्शन में ऐसा नहीं था। अब 2 कैटेगरीज थी, 50 लाख से नीचे और 50 लाख से ऊपर। तो अगर मैं 50 लाख से ऊपर मेरी टैक्स इवेजन, ऐसा एलिगेशन है मेरे ऊपर कि उन्होंने पकड़ा है, तो सरकार ने अपना समय 10 साल कर लिया था जी। तो वो 6 साल का जो समय था वो बढ़कर 10 साल हो गया था। तो जो बड़े टैक्स चोरों पर ये एक शिकंजा कसा था कि तुम बच नहीं पाओगे, और ये एसेट्स वो थे जो इंडिया में मिले या इंडिया से बाहर मिले। तो एक्चुअली जहां तक हमें लगता था, जिस तरह से विजय माल्या और ये हमारे जो केसेस चल रहे थे नीरव मोदी वाले, क्योंकि इसका समय जो 6 साल का था पूरा होता जा रहा था, और 2 साल कोविड के अंदर हमारे चले गए, जिसको ना सरकारें ढंग से काम कर पाई, ना ये पूरी दुनिया ग्लोब जो है अच्छे से काम नहीं कर पाया। तो उसको उन्होंने पीरियड को 10 ईयर्स किया था, 3 and 10। अब इन्होंने कल रीओपनिंग में, क्योंकि उसके अंदर लोग कोर्ट्स में चले गए, लोगों को नोटिस बाद में सर्व हुए थे 31 मार्च के बाद, जिन लोगों को नोटिस मिले थे उनको बहुत सारे हाई कोर्ट से रिलीफ दिया। राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया, मुंबई हाई कोर्ट ने दिया,
दिल्ली हाई कोर्ट भी उसके साथ थी, वो इसके साथ थे कि नोटिस गलत दिए गए। तो एक तरह से वो नोटिस जो थे वो इनवैलिड हो गए थे सारे के सारे, तो लोगों को लगा कि हमसे बच गए। तो हमें डर ये सता रहा था कहीं ना कहीं, मतलब मैं कर चोरों का साथ नहीं दे रहा हूं, पर कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन था, तो अभी साबित नहीं हुआ कि कोई कर चोर है या नहीं। तो ये था कि अब ये नोटिस नहीं आएंगे। चलिए, ये भी उन्होंने रीओपनिंग को थोड़ा प्रोसेस को चेंज किया, 10 साल कर दिया उसको। देखिए प्रमोद जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें, प्लीज। कि इन्होंने रीओपनिंग के अंदर पहले था कि अगर सिर्फ कोई एसेट मिलता है तो आपने कन्वर्ट टू एसेट किया है, तो हम उसमें यह था कि अगर किसी ने बेटी की शादी पे पैसा लगाया है या कोई गाड़ी खरीदी है तो वो खर्चा हो गाड़ी का एग्जांपल गलत हो जाएगा, अगर कोई आपने खर्चा किया था तो आप बच जाते थे। तो कल वाली अमेंडमेंट में इन्होंने वो भी सब उसके अंदर डाल दिया कि अब कहीं से भी आपने ऐसा कुछ किया है और 50 लाख से ऊपर है तो आपका पीरियड 10 ईयर। चलिए, देखिए क्रिप्टो करेंसी पे कल काफी बात हो चुकी है, लेकिन एक चीज जो हमारे व्यूअर समझना चाहते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाया गया है और इससे जुड़े जो काफी कड़े प्रावधान है कि जो उनकी उसमें जो भी कमाई होगी उस पर तो 30% टैक्स लगेगा, लेकिन जो लॉसेस होंगे उसको आप किसी गेन में सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। एक चीज हम जानना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो आम सैलरीड है या जो भी उसकी थोड़ा बहुत इनकम है लेकिन वो टैक्स पेयर है और उसने अगर कहीं से थोड़ा बहुत अगर उसने ट्रांजेक्शन कर लिया है क्रिप्टो में, तो भी क्या उसके कंप्लायंस पे कोई असर पड़ेगा या उसके टैक्सेबिलिटी पे कोई असर पड़ेगा? जरा इस बारे में आप क्रिप्टो की डिटेल्स बताएं हमारे व्यूअर्स को। मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने एक नया वर्ड कॉइन किया कल, वर्चुअल एसेट। वर्चुअल एसेट में खाली क्रिप्टो करेंसी नहीं आती, कई तरह की वर्चुअल एसेट्स आ जाएंगे किसी भी तरह से। आप वो कॉइन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसके अंदर के माइनिंग हो रही है, बेसिकली क्रिएशन है, आप मनी को क्रिएट कर रहे हैं माइनिंग के थ्रू डिजिटल। हालांकि हिंदुस्तान ने अपनी भी करेंसी का लॉन्च की कि हम डिजिटल करेंसी अपनी लॉन्च करेंगे, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ये तो मान रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करती है और हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। पर मैं साथ साथ ये भी करूंगा कि इनकम टैक्स एक्ट लीगल और इलीगल दोनों पर टैक्स लेता है। इनकम टैक्स एक्ट में कहीं ये बाइफिकेशन नहीं है। इलीगल का काम उस पर्टिकुलर एक्ट का है पकड़ना, आईपीसी पकड़ेगा कि अगर आपने कोई गलत काम किया तो, लेकिन इनकम टैक्स अपना टैक्स लेता है। तो पहली बात तो लीगलाइजेशन की जो बात आज अखबारों में छपी हुई है, मैं भी सुबह पढ़ रहा था, इनकम टैक्स ने ऐसा कोई लीगैलिटी ना पहले जरूरत थी उनको कुछ करने की, ना आज है, वो एज इट इज वैलिड। अगर आपने पैसा कमाया तो टैक्स लगता है। अब आती है टैक्स का स्ट्रक्चर कैसे किया गया। 30% टैक्स मैक्सिमम मार्जिनल रेट जो हमारा होता है उस पर इसको लगाया गया कि 30% टैक्स लगेगा आपको। घटाने में सिर्फ जो कॉस्ट ऑफ माइनिंग है, जो कॉस्ट है, जिस कॉस्ट पे आपने लिया वो कॉस्ट माइनस होगी इसके अंदर से। पर कहीं से भी आप, क्योंकि इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर के टैक्स होगा। पहले बात चल रही थी कि इसको कैपिटल गेन्स में लाया जाएगा, पर कैपिटल गेन्स में नहीं लाया गया, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रखा गया है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रखने की वजह से अब ये किसी भी और हेड के साथ सेट ऑफ नहीं होगी, किसी के लॉस के साथ। वरना तो लोग इसको क्या करेंगे कि फिर वही कहानी, इधर से लॉस पड़ा हुआ है बिजनेस में, क्रिप्टो से प्रॉफिट आया, मैच कर दिया। अगर ये बिजनेस के हेड में डाला जाता तो ये लॉस अलाउ हो जाता, इसीलिए उसको अलग कर दिया गया उससे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ टीडीएस के प्रावधान भी इसके साथ लगाए गए हैं कि जो पेमेंट देगा वो इसका टीडीएस काट करके इन्फॉर्म करेगा, प्लस नॉन रिलेटिव्स को देने पे, ट्रांसफर करने पे कैसे कैसे क्या, वो सेक्शन 56 अप्लाई होगा कि आप 50,000 रुपए से ऊपर अगर आप दे रहे हैं तो उस पे वो उसको जो है ये अश्योर करना पड़ेगा देने वाले को कि सामने वाले ने इस पे टैक्स दे दिया है। तो एक नया सिनेरियो शुरू हुआ है, क्या मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने प्रमोद जी को कुछ दिया है तो प्रमोद जी ने इस पे टैक्स दे दिया है, तो कैसे ये किया जाएगा उसका भी दायरा जो है। हाँ, लेकिन फिर भी ये इससे साफ हो गया कि एक तरह से जब उन्होंने इसको एक तरह की लीगैलिटी तो नहीं कहेंगे लेकिन एक तरह की लीगैलिटी उन्होंने साबित कर दी है, कर दिया। मैं आपके साथ सहमत हूं कि इसको इनकम टैक्स के दायरे में। बाद ये होगा कि जो आम आदमी है, आम टैक्स पेयर है, वो भी जब क्रिप्टो करेंसी में डील करे तो इस बात का ध्यान रखे कि टैक्स प्रोविजंस उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं से उसको छू सकते हैं या उसको थोड़ी सतर्कता रखनी चाहिए। जी, 30% टैक्स उसको पे करना है। जी जी। और अगर लॉस हो गया तो भी उसको ऐसा नहीं है कि वो ऐसे बच जाएगा, जैसे आपने कहा कि गिफ्ट हो चाहे लॉस हो, उन चीजों में भी उनको सतर्क रहना होगा और देखना होगा। प्रमोद जी, अगर क्रिप्टो करेंसी में लॉस हो रहा है फिर तो टैक्स की बात ही नहीं आती है ना कहीं, वो तो गेन अगर आएगा तो 30% हमको लेना है। लॉस है तो उसका लॉस कहीं और सेट ऑफ नहीं करना है। ओके, ये है। चलिए,
आपने स्थिति को और स्पष्ट कर दी। एक सर एनपीएस को लेकर भी चर्चा है, और आज हम फिर एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि एनपीएस को कहा जा रहा है कि जो रिडक्शन की जो लिमिट थी 10 से 14 करने वाली, इसका दायरा क्या सरकारी कर्मचारियों तक ही है जैसा कि इसमें लिखा है, या इसको, क्योंकि काफी लोगों के मन में जिज्ञासा है कि ये क्या वाकई सभी के लिए है, स्थिति क्या है इसकी? सिर्फ टीयर 1 के लिए किया गया सर, टीयर 1 है ही गवर्नमेंट के लिए। तो टीयर 1 में स्टेट्स और सेंटर का जो गैप था उसको खत्म किया उन्होंने, खत्म कर दिया इन्होंने। तो आम कर्मचारियों का इससे अभी नहीं, टीयर 2 किया ही नहीं उन्होंने, तो ओनली टीयर 1 में किया है। टीयर 1 में चेंजेस किए हैं तो टीयर 1 में तो वही जाए। जी बिल्कुल सर। आपको याद होगा 3 साल पहले 2 टैक्स रिजिम का विकल्प हमारे सामने था, और सरकार ने कहा था कि आप एक विद डिडक्शंस आप ओल्ड टैक्स रिजिम में ही बने रहिए या न्यू टैक्स रिजिम बनाइए, जिसमें फ्लैट जो है 5 लाख का उन्होंने ऑफर किया था। अब जब नया बजट आ गया है और आपने सारी डिटेल्स पढ़ ली है, तो आपको लग रहा है कि एक आम आदमी जो अभी तक इस कंफ्यूजन में था कि हम नई रिजिम में जाएं या ओल्ड रिजिम में जाएं, तो क्या नए प्रोविजंस के बाद क्या कुछ किसी के मन में ऐसा हो सकता है, आप किसी को सलाह देंगे कि नहीं अब वो टैक्स अपना रिजिम बदले, ऐसी कोई स्थिति आई है? देखिए, ऐसा आपके खर्चा पानी के दर्शकों को बड़ा क्लियर कर दूं इस बात को कि बेसिकली वही का वही स्टैंड है जो लास्ट ईयर था जी। कुछ भी उसमें बदलाव नहीं आया है, कोई टैक्स के रिजीम में बदलाव नहीं है, तो इसलिए उसमें भी कोई चेंज नहीं है। वही अगर अब आपके ऊपर है, अगर आप सेविंग्स करना चाहते हैं, जो मैं विश करता हूं कि मैं अपने किसी क्लाइंट को सजेस्ट नहीं करता कि वो न्यू रिजीम में जाए। उसका कारण है, मैं चाहता हूं कि जो उसके पास पैसा सेव हो, क्योंकि एक कंपल्सरी सेविंग का जो कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री में, जो हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया, जो हमारे संस्कारों में हमको डाला गया कि हमारी सेविंग्स होनी चाहिए। अगर हमारी सेविंग्स हो रही हैं तभी हम हमारी ओल्ड एज, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो हमारे पास यही एक रास्ता है अपने पैसे को जो हम कमाते हैं उसी का 10-20-30% डिपेंडिंग अपॉन सबकी कितनी कैपेसिटी है वो सेव करे। तो मैं सलाह दूंगा कि ओल्ड रिजीम में रहिए, सेविंग्स कीजिए। एटीसी का फायदा जो सरकार देती है वो लेना ही चाहिए हमेशा। जहां सरकार आपके साथ, मान लीजिए आप 30% के स्लैब में हैं, आप एटीसी में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, आपको 30% का रिबेट मिलता है, मतलब 45,000 रुपए तो सरकार आपको दे देती है, तो आप एक्चुअल में तो 1,05,000 रुपए सेव करते हैं। तो आपको अगर 8% की किसी इन्वेस्टमेंट में आपने पीपीएफ में सेव किया है, आपको 8% एलआईसी की कोई ऐसी स्कीम में आपने डाला जहां से 7-8% रिटर्न आता है, तो सही आप पूछे तो अगर आप 1.5% का 8% करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं इसका क्या कहते हैं 1.5 लाख का 8% ले रहा हूं। और मैं दूसरे शब्दों में कहूं, जो इंटरेस्ट आ रहा है वो एक्चुअल में तो आपको 1 लाख पर आ रहा है, क्योंकि 45,000 रुपए तो सरकार का ही कंट्रीब्यूशन है जो आप अदरवाइज सरकार को दे देते टैक्स की शेप में। तो मेरी सलाह सबसे यही है कि मेडिक्लेम जरूर कराइए। प्रोविडेंट फंड अगर आपका सरकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड बहुत अच्छी एक सरकार की स्कीम है जिसको कोई अदालत जो है अटैच नहीं करती किसी बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी में भी, किसी डेट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं किया जा सकता। तो उसमें पैसा जरूर डालिए। ये 2 एसेट ऐसे हैं जो हर आदमी के पास होने चाहिए। अपना मेडिकल इंश्योरेंस, कोविड ने प्रूव कर दिया कि मेडिकल इंश्योरेंस कितना जरूरी है हमारे लिए। परिवारों के साथ क्या हुआ हम और आप सब जानते हैं, सेकेंड वेव में जो हालत हुई, भगवान का शुक्र है कि थर्ड वेव से हम अभी तक बचे हुए हैं सब लोग, उतना ज्यादा क्रेडिट नहीं आ रही। पर मेरे ख्याल से आपको ये सेविंग्स करके, और न्यू रिजिम में वो लोग जा सकते हैं जो सेविंग नहीं करना चाहते, जो बिल्कुल भी, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी तरह से। न्यू रिजिम में एक आशंका है कि 15 लाख के बाद, इनकम के बाद दोनों एक हो जाते हैं, और वहां पे भी, क्योंकि अभी देखिए न्यू रिजिम बहुत कम लोगों ने ऑप्ट किया, केवल 5% किया। तो आपकी बात सही है एक तरह से कि नई रिजिम में न जाना भी तार्किक हो सकता है कई लोगों के लिए। नहीं, देखिए ऐसा, मैं वही, आपने खुद ही बता दिया कि 15 लाख के बाद एक ही रिजिम है, तो आपको सेविंग का ही तो डिफरेंस है पहले का सारा, और तो कोई डिफरेंस है ही नहीं है फिर तो सेविंग्स का जो इधर सेविंग मिल रही है उसी की वजह से आप 15 से आगे चले जाते हैं, उसके बाद तो टैक्स का रेट सेम हो जाता है आपका। तो बीच के स्लैब्स हैं, ये उन लोगों के लिए प्रमोद जी सूटेबल हो सकता है जो अभी वाइफ हस्बैंड, जिनकी शादी अभी हुई है, पैसा कमाना है, वो जो वेस्टर्न कल्चर था हमारा, उस कल्चर के हिसाब से कि हम मंडे टू फ्राइडे अर्न एंड सैटरडे संडे यू कैन एंजॉय योर डेज, बट हमारे यहाँ शायद वो कल्चर है नहीं। हम लोग रावल जी, अब आपने काफी डिटेल्स पढ़ी हैं, और आपको अपनी तरफ से ऐसा कुछ लग रहा है जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें पूरे प्रोविजंस में, ऐसा कुछ और भी अतिरिक्त? देखिए, मैं ये कहूंगा कि इसमें आम आदमी के ज्यादा स्ट्रक्चर को उन्होंने नहीं छेड़ा है। शायद यही वजह है कि उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन और उसको भी टच नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि अगर एक भी चीज टच की जाती तो बहुत सारी चीजें हिलानी पड़ जाती हैं बजट में। हम सब समझते हैं कि ये वन लाइनर नहीं होता। दूसरा, शायद चुनाव की कुछ मजबूरी रही होगी कि इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, उसके अंदर मुझे नहीं मालूम, मैं पॉलिटिकली नहीं समझता इन बातों को, पर मुझे लगता है कि वो एक वजह होगी।
उसके अलावा जितनी 284 पेज का फाइनेंस बिल ऐसा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा बिल है, और बहुत सच बात यह है कि बहुत उसको माइन्यूटली पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत जगह चेंजेस किए गए हैं। ट्रस्ट के अंदर चेंजेस किए गए हैं, सर्च एंड सीजर में किए हैं, डेफिनेशन सेक्शन 2 की बदली गई है कई जगह पे। लेकिन वो सब हम लोगों के पढ़ने के लिए है, आप लोगों के लिए एक जो नॉर्मल टैक्स पेयर है, जो आम आदमी है, उसको इससे नहीं है। ज्यादातर जो कॉर्पोरेट्स में है, जो ट्रस्ट चलाते हैं, क्योंकि ज्यादातर टैक्स चोरी से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनको टच बहुत हद तक किया गया है, उसमें अमेंडमेंट्स करके रैशनलाइज किया गया कि उसको क्या छूट किया जाए। रावल जी, आप लल्लन टॉप के खर्चा पानी शो में आए और आपने हमारे व्यूअर्स को बड़े विस्तार से जो टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं और जो भी हिडन जो प्रोविजंस हैं, जहां से कुछ सरसरी तौर पे जो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आपने भीतर जाकर कई चीजें साफ की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।